एवरीवन, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 11 ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड को आगे बढ़ाते हैं। तो आज का टॉपिक है डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म। ठीक है, आज एक ही टॉपिक पढ़ना है हमें, डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म। डिस्पर्शन का मतलब क्या रहेगा? सेपरेट होना। क्या सेपरेट हो रहा है यहाँ पे? वाइट लाइट किस में? तो 7 डिफरेंट कलर्स में वाइट लाइट है वो सेपरेट हो रही है यहाँ पे डिफरेंट कलर्स में। अब समझो, लाइट है वो एक्चुअली है क्या? लाइट का बिहेवियर क्या है? ठीक है, ये सब समझते हैं पहले। सबसे पहली बात कि जो लाइट है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो हमारी आई है उसके अंदर सेंसेशन क्रिएट कर सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में भी एक स्पेक्ट्रम है, विजिबल लाइट, मतलब सर्टेन फ्रीक्वेंसी वाली लाइट हम देख सकते हैं, उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी नहीं, उससे कम भी फ्रीक्वेंसी नहीं। अब लाइट है उसका कलर कैसे डिफाइन होता है? जो लाइट का कलर डिसाइड होता है वो ये वेव की प्रॉपर्टी है, वेवलेंथ। उससे मतलब वेवलेंथ लैम्बडा की हेल्प से कलर डिफाइन होता है। क्लियर? अब वाइट लाइट नॉर्मल हमें दिखती है वाइट, क्योंकि वो कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स है। तो ये वेवलेंथ क्या है? समझो कि जितनी ज़्यादा वेवलेंथ उतना ही वो कलर रेड की ओर ज़्यादा शिफ्ट होगा। ठीक है ना? तो ह्यूमन आई सर्टेन वेवलेंथ, सपोज 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7000 एंगस्ट्रॉम, इतनी वेवलेंथ की लाइट डिटेक्ट कर सकता है ह्यूमन आई। ठीक है, अब ये एंगस्ट्रॉम क्या है? तो 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। एक वेव की वेवलेंथ इतनी है। एक वेव कंप्लीट होता है तब जो लेंथ बनती है उसको क्या बोलते हैं हम? वेवलेंथ। अब ये 4000 से लेके 7000 तक बहुत सारे डिविजन्स है। विजिबल लाइट में भी बहुत सारे डिविजन्स है। हर एक अलग अलग वेवलेंथ के लिए कलर अलग अलग है। ठीक है, तो इतना पता चला हमें कि वेवलेंथ से कलर डिफाइन होता है। ठीक है, जो वाइट लाइट है वो 7 कलर्स में सेपरेट होती है। उसमें वेवलेंथ किसके लिए सबसे ज़्यादा है? रेड कलर के लिए। रेड कलर के लिए वेवलेंथ हम लेते हैं लैम्बडा आर, जो कि मैक्सिमम है, इसीलिए उसकी स्पीड भी मैक्सिमम है। तो ये सब अभी आपको समझ में नहीं आएगा, बट इतना समझ लो कि रेड कलर है उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा है। सेम वे वायलेट कलर है उसके लिए वेवलेंथ, ये जो स्पेक्ट्रम मिल रहा है उसमें मिनिमम है, तो स्पीड भी मिनिमम है। ठीक है, अब ये चीज़ ये डिस्पर्शन में क्या इफेक्ट लाती है वो हम देखते हैं। ठीक है, तो ये सब समझने के लिए जो भी मैंने यहाँ पे लिखा है वो आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है, तो एग्ज़ाम में लिखना कंपलसरी नहीं होगा, बट ये सब समझने के लिए है। कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से यहाँ तक, उसमें भी ये सब दिया हुआ है, मतलब इतना एक्स्ट्रा है। ठीक है, चलो अभी ये समझते हैं। मैंने यहाँ पे स्पेक्ट्रम ड्रॉ किया हुआ है जिसमें वाइट कलर आपको अच्छे से नहीं दिखाई देगा, इसलिए मैं बैकग्राउंड चेंज कर रहा हूँ। हम यहाँ पे रख देते ब्लैक कलर का बैकग्राउंड। ठीक है, अभी देखो आपको क्लियरली दिखाई देगा कि जो वाइट लाइट है, वाइट लाइट वो यहाँ से आ रही है। देखो, प्रिज्म की एक फेस पे इंसिडेंट हुई, ये वाला प्रिज्म है। क्लियर?
तो आफ्टर फर्स्ट रिफ्रैक्शन देखो, एक्चुअल में जो वाइट लाइट है वो आगे बढ़ रही थी ना, मतलब ऐसे जा रही थी, तो सभी बैंड हो गए, बट अलग अलग एंगल पे। देखो किसी का एंगल ज़्यादा है, किसी का एंगल कम है, मतलब सबके अंदर डेविएशन क्रिएट हुआ, पर यहाँ पे मैक्सिमम डेविएशन किसका हुआ? वायलेट कलर का। देखो, और सबसे कम डेविएशन किसका हुआ? रेड कलर का। ठीक है ना? अब समझ में आया होगा आपको, ये जो एंगल है रेड कलर के लिए वो छोटा है और वायलेट कलर के लिए इतना बड़ा एंगल बन रहा है। तो सबसे कम डेविएशन होता है रेड कलर का, सबसे ज़्यादा डेविएशन होता है वायलेट कलर का। ओके, तो यहाँ पे ये समझ में आ गया, लाइट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसका कलर डिफाइन होता है वेवलेंथ से, और वेवलेंथ में भी अलग अलग वेवलेंथ के लिए डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं। ठीक है? रेड कलर का जो वेवलेंथ है वो मैक्सिमम होता है, स्पीड मैक्सिमम होती है, इसलिए डेविएशन कम होता है। वायलेट कलर के लिए लैम्बडा है वो मिनिमम है और स्पीड भी मिनिमम है, इसलिए डेविएशन सबसे ज़्यादा है। ठीक है? और ये विप क्योर आप कलर्स के नाम याद रखोगे, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ओके, तो उसके बाद क्या हुआ? तो यहाँ पे हम जो ब्लैक कलर का बैकग्राउंड है वो हटा देते हैं। उसके बाद न्यूटन ने ट्राई किया कि क्या ये जो 7 डिफरेंट कलर्स मिल रहे हैं उसको हम फिर से आगे सेपरेशन कर सकते हैं या नहीं। मतलब एक जो कलर था वाइट कलर, ओके, उसमें से 7 कलर्स निकले, तो ये जो 7 कलर्स निकले हैं उनमें से क्या फर्दर डिवीज़न होके 49 कलर्स हो सकते हैं कि नहीं? ये जानने के लिए न्यूटन ने 2 प्रिज्म लगाए। एक प्रिज्म कुछ इस तरह रखा, ओके, एक प्रिज्म को ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, और दूसरा प्रिज्म है उसको ऐसे रख दिया। बट थोड़ा दूर। तो हुआ क्या कि वाइट लाइट है वो सेपरेट हुई 2 कलर्स में। यहाँ पे मैं फिर से बैकग्राउंड लगा देता हूँ ब्लैक। तो वाइट लाइट है वो यहाँ से इंसिडेंट कराई सपोज, 2 डिफरेंट कलर में वो सेपरेट हुई, 2 डिफरेंट कलर्स में सेपरेट हुई, कुछ इस तरह समझ लो। ठीक है? अब ये दोनों कलर है वो आगे जाके अब पता नहीं था कि सेपरेट होने वाले हैं या क्या होगा। ठीक है? ये दोनों कलर के साथ आगे क्या होगा, मतलब ये 2 कलर नहीं है एक्चुअली, यहाँ पे 7 कलर्स है, हमने सिर्फ यहाँ पे 2 कलर दिखाए हैं। क्लियर? तो ये आगे जाके कुछ इस तरह गए। न्यूटन को लगा था कि ये सेपरेट होने वाले हैं, बट आगे जाके फर्दर सेपरेशन नहीं हुआ, और आफ्टर रिफ्रैक्शन ये दोनों जो कलर्स है, या तो आप बोल सकते हो इन दोनों के बीच में जितने भी कलर्स है वो सब मर्ज हो गए और फिर से बन गई एक सिंगल वाइट लाइट। तो यहाँ पे फर्दर डिस्पर्शन नहीं हुआ। वाइट लाइट है वो पहले 7 कलर में सेपरेट हुई, दूसरे प्रिज्म में जाके फिर से कंबाइन होके वाइट लाइट बन गई। तो मतलब क्या है कि एक प्रिज्म ऐसे लगाओ, दूसरा प्रिज्म उल्टा लगाओ, तो दोनों एक दूसरे की इफेक्ट है वो कैंसिल आउट करते हैं। ओके? और जो लाइट की ओरिजिनल डायरेक्शन थी वो एक्चुअल में ये थी। तो यहाँ पे जो ये रे मिला, ये वाला रे और ये वाला जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है ऑफ इंसिडेंट रे, और ये है वो इमर्जेंट रे। वो दोनों डायरेक्शन एक दूसरे से पैरेलल रही। ठीक है ना? अब ऐसा कहाँ पे होता था? तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, वाइट बैकग्राउंड हटा देता हूँ। ठीक है? वाइट बैकग्राउंड हमने यहाँ पे हटा दिया है। ये कलर्स को हम वापस लेके आ जाते हैं। चलो, ओके।
तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर दो प्रिज्म को इस पोजीशन में अगर मैं कंबाइन करूँ तो वो बिहेव करेंगे एक स्लैब की तरह, जो ग्लास का स्लैब होता है ना, और वो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ग्लास का स्लैब होता है, उसमें लाइट है, उसका रिफ्रैक्शन आपको कैसे मिलता है वो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, कुछ इस तरह था और यहाँ पे लाइट इंसिडेंट हो रही थी। आफ्टर रिफ्रैक्शन, आफ्टर रिफ्रैक्शन वो कुछ इस तरह जा रही थी, और आफ्टर सेकेंड रिफ्रैक्शन, आफ्टर सेकेंड रिफ्रैक्शन वो ऐसे जा रही थी। तो जो इनिशियल डायरेक्शन थी उससे ये पैरेलल बनी थी, और ये जो दोनों पैरेलल लाइन है उनके बीच में डिस्टेंस था, उसको हमने बोला था लेटरल शिफ्ट। क्लियर है यहाँ तक? ओके। तो कुछ ऐसा ही यहाँ पे हुआ कि दो प्रिज्म को ऑपोजिट डायरेक्शन में रखा गया, तब सिर्फ हमें क्या मिला, ये ओरिजिनल जो डायरेक्शन थी उसके साथ पैरेलल में थोड़ी शिफ्ट मिल गई। मतलब रे ऐसे जाने वाला था, ऐसे जाने लगा। ठीक है, और कोई फर्क पड़ा नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि लाइट को हम प्रिज्म की हेल्प से मैक्सिमम 7 कलर्स में सेपरेट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा फर्दर सेपरेशन होता नहीं है। चलो यहाँ तक बात क्लियर है। अब हम देखते हैं कि रेनबो है वो कैसे फॉर्म होता है। ठीक है ना? अब हमें भी पता, हम सबको पता है कि रेनबो इज़ अ नेचुरल स्पेक्ट्रम appearing in the sky after a rain shower. It is caused by dispersion of sunlight by teeny water droplets present in the atmosphere. जब रेनी डेज होते हैं तब एटमॉस्फेयर में रेन ड्रॉपलेट्स होते हैं, और उनकी हेल्प से ये आपको सनलाइट है वो 7 कलर में डिस्पर्स होती हुई नज़र आती है। A rainbow is always formed in the direction opposite to that of the sun. मतलब अगर आप यहाँ पे खड़े हो और यहाँ पे एक ब्यूटीफुल रेनबो देख रहे हो तो सनलाइट यहाँ से आ रही होगी, यहाँ से ऐसे रिफ्लेक्ट होके आपके पास आ रही है। क्लियर? तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में रहेगा, इसीलिए आपके टेक्स्ट बुक में भी स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि अ रेनबो इज ऑलवेज फॉर्म्ड इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू दैट ऑफ द सन। द वाटर ड्रॉपलेट्स एक्ट्स लाइक स्मॉल प्रिज्म्स। अब प्रिज्म का काम क्या था वो आपको भी पता है कि वो लाइट को रिफ्रैक्ट करते हैं और साथ में डिस्पर्स करते हैं इन 7 बेस कलर्स में। ठीक है ना? तो दे रिफ्रैक्ट एंड डिस्पर्स द इंसिडेंट सनलाइट, देन रिफ्लेक्ट इट इंटरनली एंड फाइनली रिफ्रैक्ट इट अगेन व्हेन इट कम्स आउट ऑफ द रेन ड्रॉप। अब ये प्रोसेस क्या होती है वो हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि सपोज एक रेन ड्रॉप है, छोटा सा है, बट हम यहाँ पे वही रेन ड्रॉप को जूम करके देख रहे हैं ताकि आपको पता चले कि एक्चुअल में अंदर क्या हो रहा है। ये ग्राउंड है और ग्राउंड से कोई इंसान ये रेनबो को देख रहा है। ठीक है, एक लाइट आई जो कुछ इस तरह इंसिडेंट हुई। ठीक है, अब हमें भी पता है कि ये वाइट लाइट है, यहाँ पे वाइट लाइट में यहाँ पे ड्रॉ करके नहीं दिखा सकता इसलिए मैंने अलग कलर लिया है। ये वाइट लाइट है ऐसा समझ लो। तो ये रेड कलर है वो रिफ्रैक्ट हुआ, सबसे पहला जो हुआ है वो क्या है, रिफ्रैक्शन हुआ है। सबसे पहला जो हुआ है वो रिफ्रैक्शन है। उसके बाद वायलेट कलर, ये दोनों कलर यहाँ पे सेपरेट हो गए। अब जो रेड कलर है वो यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा और वापस आएगा। अब वो क्यों होता है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे बाद में। ठीक है, ये वायलेट कलर भी रिफ्लेक्ट होके वापस आया। अब जब रे है वो समझना, यहाँ पे क्या था, इन फर्स्ट रिफ्लेक्शन के टाइम पे ये नॉर्मल था, ये जो आपको बड़ी सी लाइन दिख रही है वो नॉर्मल है, ये एयर है और ये वाटर ड्रॉपलेट है। तो व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम इट विल बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल, मतलब जा रही थी ऐसे बट ये डायरेक्शन में बेंड हुई टूवर्ड्स नॉर्मल, क्योंकि नॉर्मल यहाँ पे था। क्लियर? ओके, अब सेकेंड रिफ्रैक्शन के टाइम पे क्या होगा, तो सेकेंड रिफ्रैक्शन यहाँ पे हो रहा है
तो लाइट है वो ऑलरेडी डेंसर मीडियम में है और रेयर मीडियम में आ रही है, तो लाइट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो लाइट यहाँ पे बेंड हुई कुछ इस डायरेक्शन में। और यहाँ पे कोई अगर इंसान है, ठीक है, तो वो ये रेनबो को देख पाएगा अच्छे से। यहाँ पे मैंने 2 कलर को सेपरेट होते हुए दिखाए, बट एक्चुअल में यहाँ पे 7 डिफरेंट कलर्स ऑलरेडी है। अब यहाँ पे ऐसा क्या हुआ कि लाइट आर पार नहीं निकली और वापस उसी डायरेक्शन में चली गई। तो यहाँ पे जो हो रहा है, जो प्रोसेस हो रही है, उसको बोला जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहाँ पे जो हुआ वो है फर्स्ट रिफ्रैक्शन। तो ये प्रोसेस कौन सी है? रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन मतलब डायरेक्शन चेंज हुआ, मीडियम चेंज करना। ये भी क्या है? रिफ्रैक्शन। बट जब लाइट उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट होके वापस जा रही है तब हम उसको बोलेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब ये प्रोसेस क्या है वो समझ लो कि सपोज आपके पास कोई डेंसर मीडियम है और बाहर का कोई मीडियम है वो रेयर मीडियम है, ऐसे कुछ समझ लो। यहाँ से लाइट जा रही है, तो अगर ऐसे जाएगी तो स्ट्रेट निकल जाएगी क्योंकि कोई एंगल नहीं बन रहा है। यहाँ पे कोई एंगल बन रहा है नॉर्मल के साथ, देखो तो ये बेंट अवे फ्रॉम नॉर्मल हुई। यहाँ पे भी एंगल बना, जितना बड़ा इंसिडेंट एंगल उतनी ही ज़्यादा बेंट होगी। यहाँ पे एक एंगल पे ये लाइट सरफेस पे जाने लगी, ये एंगल को बोला जाता है क्रिटिकल एंगल। अगर मैंने लाइट इंसिडेंट कराई उससे भी बड़े एंगल पे, मतलब कुछ ऐसे, तो फिर ये जो लाइट है वो रिफ्रैक्ट नहीं होगी बट उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट होके वापस आएगी। मतलब अगर आपका एंगल वो ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल है तो ये लाइट रिफ्रैक्ट नहीं होगी, उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट होके वापस जाएगी। अब ये प्रोसेस को बोला जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। और वही प्रोसेस हो रही है यहाँ पे रेनबो फॉर्मेशन में। तो यहाँ पे ये चीज़ एक खास समझ लेना कि जब रेनबो फॉर्म होता है तब, जब रेनबो फॉर्म होता है तब 2 बार रिफ्रैक्शन होता है और 1 बार रिफ्लेक्शन होता है। जब रेनबो फॉर्म होता है तब 2 बार रिफ्रैक्शन और 1 बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए एमसीक्यू के फॉर्म में और आपको पूछा जाए कि जो रेनबो फॉर्मेशन होता है वो किसकी वजह से होता है, जिसमें ऑप्शन आपको कुछ इस तरह दिए हुए हैं कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है रिफ्रैक्शन, ऑप्शन बी में दिया हुआ है रिफ्लेक्शन, ऑप्शन सी है डिस्पर्शन और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ अबोव। ठीक है, तो आपका आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबोव। क्योंकि रेनबो फॉर्मेशन के टाइम पे रिफ्रैक्शन बिल्कुल होता है, रिफ्लेक्शन वो भी होता है। डिस्पर्शन का मतलब रहेगा सिंगल लाइट है उसका 7 डिवीज़न हुआ 7 कलर्स में, तो यहाँ पे डिवीज़न भी हो रहा है। मतलब रेनबो फॉर्मेशन होता है तब रिफ्रैक्शन भी होता है, रिफ्लेक्शन भी होता है और डिस्पर्शन भी होता है। क्लियर यहाँ तक? ओके, तो आज हमने पढ़ा सिर्फ एक ही टॉपिक, डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म। डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म, ओके। जिसमें हमने ये विबग्योर मतलब कलर्स याद रखे थे और नीचे से ऊपर तक मैनर में याद रखने हैं। वायोलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, विबग्योर, ठीक है। प्रिज्म है वो लाइट को रिफ्रैक्ट करता है और वेवलेंथ के हिसाब से लाइट है वो डिफरेंट एंगल पे डेविएट होती है। और वैसे हमें 7 कलर है वो सेपरेट होके
मिलते हैं। ये फिनोमेना को बोलते हैं हम डिस्पर्शन ऑफ लाइट। क्लियर। उसके बाद न्यूटन ने ट्राई किया कि अगर मैं दो प्रिज्म की हेल्प से ज़्यादा डिवीज़न निकाल पाऊँ तो अच्छा है, बट ऐसा हुआ नहीं। ठीक है ना, दो प्रिज्म की हेल्प से अगर ये सेपरेशन हो जाए तो अच्छा है, बट ऐसा हुआ नहीं। क्लियर है। उसके बाद हमने पढ़ा रेनबो फॉर्मेशन, और रेनबो फॉर्मेशन में भी हमने देखा कौन कौन सी प्रोसेसेस होती है। उसमें एक टॉपिक आया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, वो भी हमने फटाफट यहाँ पे समझ लिया। नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिलेगा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, और उसके बाद आपको मिलेगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट, और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज है उसका भी हम डिस्कशन यहाँ पे कर लेंगे। जो जो क्वेश्चन ऐसे है जो न्यूमेरिकल टाइप है उनका हम यहाँ पे सॉल्यूशन देख लेंगे, और जो थियोरेटिकल है उसका डिस्कशन यहाँ पे ऑलरेडी हम कर रहे हैं। ठीक है, तो 2-3 लेक्चर में ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। अच्छे से रिवाइज कर लो, और अगर कोई डाउट है तो कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।